बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेस जो लग रही होंगी उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस है कि जो भी अप्लाइड लोड है उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रही होगी हम उसे क्या बोलेंगे? नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलेंगे। दैट मींस नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी इज द एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप इन द सेक्शन। अब है क्या कि शियर स्ट्रेस डायग्राम की अगर बात करें तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बीम दिख रही है बी और डी डेप्थ की, बोलिए। यस सर, दिख रही है ना? तो यस सर, इसका जो शियर स्ट्रेस, एक्चुअल शियर स्ट्रेस डायग्राम है वो ये है। वैसे शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है? थ्रू आउट पैराबोलिक होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से पैराबोलिक डायग्राम होता है। हाँ, यस सर, पैराबोलिक लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने स्टडी किया था, देखा था कि जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक नेचर का होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर पैराबोलिक नेचर का होता है। पर नीचे का जो पोर्शन है हम वहां पर ये क्या मान रहे हैं? कंक्रीट मान रहे हैं क्या? वहां पर हम कंक्रीट कंसीडर ही नहीं करते। तो वहां पर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट को कंसीडर करते हैं, वो भी किसी पोजीशन पर। तो इसलिए जो शियर स्ट्रेस है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहती है और यहाँ पर पैराबोलिक नेचर की रहती है, जैसे एज इट इज हुआ करती थी। ठीक है, तो ये तो इसका एक्चुअल शियर स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, तो अब इसको देखो अगर डायग्राम को, तो क्या आपको पूरे सेक्शन पर यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस मिल रही है क्या? बोलिए। नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। नीचे वाले पोर्शन में जहां स्टील है वहां तो आपको कांस्टेंट मिल रही है, और इस वाले पोर्शन में पैराबोलिक मिल रही है। तो आईएस कोड ने क्या सजेस्ट किया कि आईएस कोड ने सजेस्ट किया कि ठीक है, एक एवरेज शियर स्ट्रेस हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी? ये जो डॉटेड डायग्राम जो आपको दिखा रखा है वो है एवरेज शियर स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो टाउ वी क्या है? टाउ वी इज द एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेक्शन। ठीक है, तो आईएस कोड ने क्या रिकमेंड किया कि हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ टाउ। देखिए नीचे वाली शियर स्ट्रेस क्या थी ओरिजिनल वाली? टाउ। टाउ, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? टाउ वी यूज करेंगे। ये हमें सजेस्ट किया आईएस कोड ने। ठीक है, तो आईएस कोड का फॉर्मूला जो है वो क्या है? वी टाउ वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हुआ? टाउ वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हुआ? VU अपॉन BD। आप पेज नंबर 72 ऑफ आईएस कोड एक बार, अगर आपके पास आईएस कोड है तो ओपन कीजिए और वहां देखिए कि वहां पर आपको नॉमिनल शियर स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। टाउ वी इज इक्वल टू VU अपॉन BD। वहां D जो है सफिक्स में लगा हुआ है, वो गलत लगा है, वो BD है, B इंटू D है। एक बार आईएस कोड ओपन करिए। आईएस कोड ओपन किया, मिला पेज नंबर 72 पर? यस सर, मिल गया। हाँ, टाउ वी इज इक्वल टू क्या लिखा है? BD लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर, लिखा हुआ है। पर वहां पर D जो है, हाँ सफिक्स में, वो एक्चुअली D सफिक्स में नहीं है, वो मल्टीप्लाइड है, B इंटू D है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा इसी को आईएस कोड के इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल शियर स्ट्रेस और कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस। कैलकुलेटेड किस लिए? कि हम अगर वैसे एवरेज शियर स्ट्रेस फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया कितना इफेक्टिव है? B इंटू D। तो वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बोलिए। यस सर, है ना? तो ये फॉर्मूला फॉर नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, है ना? अब अगली शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ VU क्या है सर, डिनोट कर रहा है? VU मतलब फैक्टर्ड शियर फोर्स। मैक्सिमम फैक्टर्ड शियर फोर्स किसी भी बीम में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? VU कहलाएगा। हमें पता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर उस पर पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पर, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा? हाफ हो जाएगा सर। हाँ, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही शियर फोर्स जो है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कहलाएगा VU। ठीक है, ठीक है सर। तो कैलकुलेट इसी फॉर्मूला से हमें करना होगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है?
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए आईएस कोड में आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है? तो टाउ सी मैक्स इज द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द कंक्रीट। कंक्रीट में किसी भी कंडीशन में कितनी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस परमिट की जा सकती है, वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स, ठीक है? तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगी ऑब्वियसली ये, बोलिए। यस सर। तो डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो है वो आईएस कोड में आपको दे रखी है। आईएस कोड में ये वैल्यू जो है वो पेज नंबर आपको 70 हाँ 73 पर दे रखी है। देखिए जरा एक बार, यही वैल्यूज हैं, ठीक है? यस सर। बोलिए। तो क्या किसी भी कंडीशन में टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? हमारे पास ऑप्शन क्या? हाँ, रीडिजाइन करने का ऑप्शन बचेगा। हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर टाउ वी जो है टाउ सी मैक्स को क्रॉस कर जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाउ वी को रिड्यूस कर सकते तो हैं भाई, हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम टाउ वी को रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। कैसे? या तो फोर्स घटा दीजिए या फिर उसके डिनोमिनेटर में जो b इंटू डी डायमेंशन है उनको बढ़ा दीजिए। बोलिए, हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है ये डिजाइनिंग करते वक्त? यस सर। तो हम अगर डायमेंशन चेंज कर देंगे, दैट मींस डायमेंशन इंक्रीज कर देंगे, तो फिर टाउ वी घट जाएगा और इतना घटा देंगे कि वो टाउ सी मैक्स से कम हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये प्रोसेस क्या कहला रही है? रीडिजाइनिंग ही तो कहला रही है। बोलिए। यस सर। है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो यही कंडीशन है, कंडीशन टू प्रोवाइड शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या कंडीशन है कि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। इन एनी कंडीशन टाउ वी शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। इन दिस कंडीशन, if this condition arises then there is no other option to change the section। सेक्शन को रीडिजाइन करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चेंज करने का मतलब यह है कि बी और डी को हम इंक्रीज करेंगे, और अगर बी और डी को इंक्रीज करेंगे तो टाउ वी डिक्रीज हो जाएगा, एंड जो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है दैट मींस टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है? तो ये चीज समझ में आई? ये दोनों स्ट्रेस समझ में आई? यस सर, समझ गया। यस सर। ठीक है। थर्ड जो शियर स्ट्रेस है वो है टाउ सी, जिसको डिनोट कर रहे हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कहने का मतलब ये है टाउ सी इज द शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट। जो कंक्रीट और जो मेन रीइंफोर्समेंट है भाई, सारा के सारा शियर रीइंफोर्स जो भी फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस आ रही होगी। टाउ वी सपोज करो कोई ना कोई शियर स्ट्रेस आ रही है। लेट अस सपोज टाउ वी की वैल्यू जो है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है? तो मटेरियल भी तो कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा होगा। जो कंक्रीट है और या जो मेन रीइंफोर्समेंट आपने डाला हुआ है, अभी हम शियर रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो मेन रीइंफोर्समेंट आपने अप्लाई किया हुआ है वो भी तो कुछ ना कुछ शियर क्रैक्स को आगे बढ़ने से रोक रहा होगा। उसकी अपनी भी तो कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ होगी। हाँ यस, है ना? तो टाउ सी इज द शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट। कंक्रीट और मेन रीइंफोर्समेंट अपने आप अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा जितनी शियर स्ट्रेस रजिस्ट कर सकते हैं दैट इज नोन एज टाउ सी। ठीक है? तो और टाउ सी इज द इंटरनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दैट इज आरसीसी। आरसीसी का मतलब क्या हुआ? कंक्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो टाउ सी किस पर, हाँ टाउ सी डिपेंड किस पर करता है? टाउ सी डिपेंड करता है किस पर? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, पहला ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी है, और दूसरा टेंशन रीइंफोर्समेंट पर। क्यों क्यों? इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। बोलिए, टाउ सी किस पे डिपेंड करेगा?
टाउसी मैक्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा था? टाउसी मैक्स डिपेंड कर रहा था ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, है ना? उसने ये कहा कि अगर इस ग्रेड का कंक्रीट यूज करोगे तो इससे ज्यादा शियर स्ट्रेस वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी तरीके का अरेंजमेंट प्रोवाइड कर दो। और टाउसी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने, भाई जरूरी नहीं है कि मैं M15 यूज कर रहा हूं तो स्टील जो है वो बराबर ही होगी, भाई सब में अलग अलग स्टील होगी कि नहीं होगी? बोलिए। होगी सर। यस तो सर। उस, हाँ, तो टाउसी किस पर डिपेंड कर रहा है? टाउसी डिपेंड कर रहा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, और दूसरी चीज किस पर? परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट पर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टाउसी इन LSM कैन बी रीड आउट फ्रॉम द पेज 73 टेबल नंबर 19 ऑफ IS कोड। पेज नंबर 73 पर टेबल नंबर 19 दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। दिख रही है? तो देखिए सबसे लेफ्ट में पहला वाला जो कॉलम है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टील है या नहीं है? यस सर। AST अपॉन BD इंटू 100 क्या होता है ये? परसेंटेज ऑफ स्टील। तो दे रखा है 15, 20, 25, 30, 35, M40 एंड अबव। तो उनके लिए अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है? अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमारे पास उन सबको वैल्यूज को इंटरपोलेट करके टाउसी तो बोलिए। यस सर। यस सर, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए तीन तरीके की शेयर स्ट्रेस। तीनों शेयर स्ट्रेस समझ में आ रही है क्या? बोलिए। यस सर। यस। तीनों समझ में आ रहा है? टॉसी पहली थी ग्रेड ऑफ नॉमिनल शेयर स्टील पे स्ट्रेस। भी डिपेंड करेगा ना? नॉमिनल शेयर किस पर? ग्रेड ऑफ स्टील। नहीं, टाउसी ग्रेड ऑफ स्टील पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है? परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, कितना स्टील यूज कर रहे हैं, ओके। ठीक है? सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही। लगता है सर का नेटवर्क इशू होगा। हेलो, हाँ, हेलो, यस सर। हेलो सर। हाँ हाँ, सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज। यस सर, अब आ रही है। ठीक ठीक। तो तीनों शेयर स्ट्रेस में पहली वाली शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से है? एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से है, बोलिए। यस यस सर। यानी जो लोडिंग लग रही होगी उसकी वजह से कितनी शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी वो हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मिलेगी VU अपॉन BD फॉर्मूला से। दूसरी शेयर स्ट्रेस थी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, है ना? तो टाउसी मैक्स क्या थी कि कंक्रीट का कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है वो है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो कंक्रीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कंक्रीट जो शेयर स्ट्रेस है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच रही हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें चेक करना बनता है कि वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहीं रीच तो नहीं कर रही, ठीक है? तीसरी चीज जो शेयर स्ट्रेस है वो है एक्चुअल या डिजाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट, जो कि उस कंक्रीट या रीइंफोर्समेंट की वजह से उसके अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से कितनी शेयर स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है? तो हमें किसके लिए डिजाइन करना चाहिए? हमें टाउवी माइनस टाउसी के लिए डिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलिए। हाँ यस सर। ये बात तो समझ में आती होगी ना कि हम किसके लिए डिजाइन करेंगे। हम टाउसी पूरी, अगर सपोज करो टाउवी हमारे पास 4 आती है और टाउसी हमारे पास 1 है, तो क्या हम पूरे 4 के लिए डिजाइन करें क्या? नहीं सर, 3 के लिए डिजाइन करेंगे तो काम हो 3 के जाएगा। लिए डिजाइन करेंगे क्योंकि उतनी तो ऑलरेडी कंक्रीट बियर ही कर रहा है। दैट मींस कंडीशंस और टू प्रोवाइड शियर रिइंफोर्समेंट एक बार हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि हमें किस किस कंडीशन में शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है, इफ टाउवी इज लेस देन टाउसी, अगर टाउवी टाउसी से कम हो जाए तो क्या शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत होगी? नहीं। नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो
if पहली कंडीशन है if tau v is less than tau c, that means the calculated or nominal shear stress is less than the shear strength of the concrete. जो उसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट है और जो shear stress लोड की वजह से लग रही है वो कम है। तो जब लोड की वजह से shear stress लग रही है तो कायदे से तो कोई reinforcement की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बोलिए। यस सर। होनी चाहिए हाँ क्या? सर, नहीं सर, नहीं होनी चाहिए, बट नहीं स्टिल होनी चाहिए। IS IS कोड ये कहता है कि आपको इस केस में भी there is no need to provide shear reinforcement, but IS कोड suggest to provide minimum shear reinforcement। वो कहता है कि कम इस केस में भी आपको minimum shear reinforcement तो एटलीस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, ये आपको IS कोड कहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में? मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करेंगे सर, है ना। हाँ प्रैक्टिकली हमें अगर हम कंडीशन देखें तो हमें कोई shear reinforcement की जरूरत नहीं है, लेकिन IS कोड चूंकि कह रहा है कि नहीं मिनिमम तो करिए कम से कम, तो मिनिमम shear reinforcement आपके उस केस में हम करेंगे। तो कंडीशन फॉर मिनिमम shear reinforcement की क्या होगी? मिनिमम shear reinforcement के लिए ये कंडीशन है आपके पास IS कोड में, आई थिंक पेज नंबर, एक मिनट, चलिए बताते हैं आपको कौन से पेज नंबर पे है। 72 में 72 पर है। ओके 72। हाँ सर, कंडीशन फॉर मिनिमम shear reinforcement, टेबल नंबर 19, मिनिमम shear reinforcement shall be provided according to the clause 26.5.1.6। ये पेज और पीछे पेज होगा। क्लॉज 26 देखिए, देखिए पेज नंबर 48 पर है। ये पेज नंबर 48 पर देखिए, मिला? यस सर, मिला। हाँ सर, minimum shear reinforcement in the form of struts shall be provided such that ASV upon BSV should be greater than or equal to 0.4 divided by 0.87 FY, where ASV is equals to total cross sectional area of struts legs effective in shear। क्या होता है अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे। SV क्या है? स्ट्रप्स स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। एसवी क्या होगी? दो स्ट्रप्स के बीच की स्पेसिंग। अगर एक बीम है तो बीम में स्ट्रप्स मेन रीइंफोर्समेंट नीचे, सपोज करिए सिंगली रीइंफोर्स बीम है तो मेन रीइंफोर्समेंट टेंशन जोन में होगी और उसके परपेंडिकुलर उसको चारों तरफ से कवर करते हुए आपने देखा होगा कि जो टाई करती हैं बार्स वो शियर रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं, शियर स्ट्रप्स कहलाती हैं। तो बीम में वो उनके बीच की जो दो बीम के बीच की स्पेसिंग होगी वो कहलाएगी शियर स्ट्रप्स के बीच की स्पेसिंग। देखिए जरा, अगर ये डायग्राम थोड़ा समझ में आ रहा हो, दो स्ट्रप्स देखिए सामने से देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। बोलिए। तो दो स्ट्रप्स के बीच की स्पेसिंग, दो स्ट्रप्स के बीच की स्पेसिंग आपको एसवी कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है बीएसवी अपॉन 0 पॉइंट, बाकी सब आप जानते हो, एफ वाई क्या है, बी क्या है, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, तो ये मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की कंडीशन हो जाएगी। कैसे डिजाइन करेंगे जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो हुई शियर रीइंफोर्समेंट की क्या हो सकती है? क्या कंडीशन होगी? टाउ वी ग्रेटर, टाउ वी मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, और अगर अप्लाई होने वाली शियर स्ट्रेस जो है अगर मटेरियल की अपनी शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो फिर आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट शियर रीइंफोर्समेंट का प्रोवाइड करना पड़ेगा या नहीं? बोलिए। हाँ सर, करना है ना। तो और इस कंडीशन के साथ साथ एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि टाउ वी किससे कम होना चाहिए? टाउ सी मैक्स से। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, टाउ सी मैक्स से ज्यादा तो टाउ वी नहीं हो सकता ना। अगर टाउ वी टाउ सी से ज्यादा है तो क्या टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा होगा? नहीं, कंडीशन ये होनी चाहिए कि टाउ वी जो है, हाँ टाउ वी जो है वो टाउ सी और टाउ सी मैक्स के बीच में लाया करना चाहिए। ये कह सकते हैं? यस सर। तो ये कंडीशन डेवलप हुई
कि टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी एंड टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। ये कंडीशन दूसरी वाली जो है ये डेवलप हुई। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर शियर रिइंफोर्समेंट बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना ठीक है। तो शियर रिइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब हम शियर रिइंफोर्समेंट के फॉर्म्स देखेंगे कि शियर रिइंफोर्समेंट किन किन फॉर्म्स में प्रोवाइड किया जा सकता है। तो पहला एक फॉर्म है वर्टिकल स्ट्रप्स। वर्टिकल स्ट्रप्स आपने देखी है क्या? यस सर, देखी है। ठीक है। दूसरी कनेक्ट करने की, बस हाँ, बार के बीच बीच में कनेक्ट करने के लिए जो रेक्टेंगुलर बेंट बार्स होती हैं जो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर आप लगाते हो, वो क्या कहलाती हैं? वर्टिकल शियर स्ट्रप्स कहलाती हैं। ठीक है। और बेंट अप बार्स दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा है इंक्लाइंड स्ट्रप्स। वही उन्हीं स्ट्रप्स को अगर इंक्लिनेशन पे रखते हैं तो वो क्या कहलाएंगी? इंक्लाइंड। वर्टिकल ना रख के उसको तो इंक्लिनेशन पे रखते हैं तो वो इंक्लाइंड स्ट्रप्स कहलाएंगे। ठीक है। तो शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू कैरी अ शियर फोर्स ऑफ VUS। अब VUS क्या है? VU क्या है? VU है शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड। सिंपल, डिजाइन लोड्स की अगर बात करें तो फैक्टर्ड ही होगा। तो शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड्स, VU समझ में आता है? बोलिए। VC क्या है? VC है शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय RCC। टाउ सी क्या था? टाउ सी क्या था? शियर स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय RCC। तो टाउ सी के करस्पॉन्डिंग जो शियर फोर्स है उसे वो क्या नाम दे रहे हैं? VC नाम दे रहे हैं। तो हाँ ना, तो VUS क्या होगा? हमें कितने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा डिजाइन शियर फोर्स? बोलिए। डिजाइन शियर फोर्स VUS क्या हो जाएगा? VU माइनस VC के लिए डिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। और VC किसके बराबर होगा? VC तो हमें पता ही है, टाउ सी इंटू BD के बराबर होगा। बोलिए। यस सर। तो ये जो VUS है हम इसके लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो अब अगर वर्टिकल स्ट्रप्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए क्या फॉर्मूला है? स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स इज गिवन बाय SV is equals to 0.87 FY ASV D upon VUS। सिंपल। तो VUS तो आप कैलकुलेट करके आए होंगे अभी तक। अगर आपने कंडीशन फाइंड कर ली है कि कौन सी कंडीशन है तो VUS तो आप फाइंड कर ही सकते हो। VUS आपको पता है, FY आपको पता है, D आपको सेक्शन गिवन है, और ASV आपको पता रहेगा कि आप कितने लेग का शियर स्ट्रप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये बताइए कि यहां से आप स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे दो शियर स्ट्रप्स के बीच की? हाँ। ठीक है। यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है ये आपका शियर स्ट्रप्स हो गया। अभी अगर बात करें हम कि ASV, ये वर्टिकल स्ट्रप्स जो हैं वो कितने कितने लेग के हो सकते हैं? ठीक है। तो डिपेंड करता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर शियर स्ट्रप, ये टी बीम है और एक बार ऊपर है और एक बार नीचे है, और दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक मुझे अगर स्ट्रप बनानी है तो ये एक लेग वाली शियर स्ट्रप होगी कि नहीं होगी? है ना। तो ये कहलाएगी सिंगल लेग्ड शियर स्ट्रप। और एरिया सिंगल लेग्ड शियर स्ट्रप का क्या होगा? देखिए, हम हमेशा क्या देखेंगे, हम क्रॉस सेक्शन एरिया बार का देखेंगे तो उस सेक्शन में कितनी क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो एक ही बार तो दिखाई देगी कट करने पर। तो एरिया कितना होगा? ASV π/4 इंटू 5 स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर बार है, बीम है आपके पास, और सपोज करिए चारों कोना पर आपको मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो उनको टाई अप करने के लिए आप जो है चारों तरफ से बेंड करती हुई बार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे शियर स्ट्रप? हाँ सर, बनाना तो होगा। ये कैसी कहलाएगी? ये क्या कितने लेग की कहलाएगी? बोलिए। टू लेग। देखिए 2 लेग दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। तो 2 लेग शियर स्ट्रप है तो ASV कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 5/4। ठीक है। अगर इस तरीके का रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है, ठीक है, 4 बार नीचे हैं 4 बार ऊपर और इस तरीके से कनेक्ट की हुई हैं, बार एक दूसरे में टाई कर रखी हैं, तो यहाँ कितने लेग दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 लेग। 4 लेग। ये कितने लेग हैं? ये कितने लेग हैं? 3। और ये कितने लेग हैं नीचे? 6।
5 नहीं 5 है। फाइव सर। जितने लेग होंगे उतने उसमें π/4 फाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ASV आ जाएगा हमारे पास। यस सर। यस ठीक है? सर आ जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया अरेंजमेंट फॉर वर्टिकल शियर स्ट्रप्स। समझ में आया? डिजाइन हम क्या करेंगे, हमें वर्टिकल शियर स्ट्रप्स में क्या बताना होगा, उनका डायमीटर बताना होगा और उनके बीच की स्पेसिंग बतानी होगी कि वर्टिकल स्ट्रप कितनी कितनी स्पेसिंग पे डालनी है हमें, वही शियर स्ट्रप की डिजाइनिंग होगी। तो ये तो हो गया वर्टिकल शियर स्ट्रप। अगर बात करें बेंट अप बार्स की, दूसरा जो शियर स्ट्रप्स का जो दूसरा अरेंजमेंट है, दैट इज बेंट अप बार सर। ठीक है। तो अगर बेंट अप बार्स की बात कर रहे हैं हम, तो बेंट अप बार्स अलोंग विद स्ट्रप्स। बेंट अप बार्स की लिए खासियत ये है कि वो कभी भी सिंगली आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, बेंट अप बार्स आप अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसके साथ अरेंज करना पड़ेगा, कम से कम स्ट्रप आपको थोड़ी बहुत प्रोवाइड जरूर करनी पड़ेगी। बेंट अप बार्स आप शियर रीइंफोर्समेंट अगर आपको डिजाइन करना है और बेंट अप बार्स प्रोवाइड करनी है, तो क्या बेंट अप बार्स अकेले प्रोवाइड की जा सकती हैं? सर आवाज थोड़ा कट रहा है। अच्छा, ठीक है। बेंट अप बार्स की मैं बात कर रहा हूं कि दूसरा जो अरेंजमेंट है शियर रीइंफोर्समेंट का, जो दूसरा अरेंजमेंट है दैट इज बेंट अप बार्स अलोंग विद स्ट्रप्स। अलोंग विद स्ट्रप्स कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या बेंट अप बार्स अकेले प्रोवाइड कर सकते हैं? स्टीरअप्स के साथ नहीं। स्टिरअप्स के साथ ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा बेंट अप बार्स का अरेंजमेंट क्यों करते हैं? बेंट अप बार्स प्रोवाइड करने, वर्टिकल स्ट्रप्स के कंपैरिजन में बेंट अप बार्स प्रोवाइड करना क्यों मतलब इफेक्टिव है, क्यों करते क्यों है ऐसा, कुछ पता है, कुछ समझ में आता है? बेंट अप बार्स का अरेंजमेंट ये है, देखिए बेंट अप बार्स का ये अरेंजमेंट है, देखिए ये दिख रहा है, ये वर्टिकल शियर स्ट्रप्स हैं, ये वर्टिकल शियर स्ट्रप्स हैं, और ये वाली जो है वर्टिकल शियर स्ट्रप्स अलोंग विद बेंट अप बार्स हैं। देखिए ये बार्स जो है मेन बार्स को बेंट कर दिया गया है। ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, Yes, नीचे sir. से जब ऊपर करना होगा ना सर, जैसे ऊपर रिक्वायर्ड है सर स्टील का, तो ऊपर कर देंगे उसको बेंड करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर सर एंड से बेंडिंग मोमेंट। हेलो सर। हाँ बोलिए। मिड में सर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट। हाँ देखिए, करण सही बात बोल रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने डायग्राम में दिखाई हुई है, तो बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? मिड में सर। मिड पर, ठीक है। और सपोर्ट पर कितना होगा? 0। जीरो। और ठीक शियर है, फोर्स एंड पे ज्यादा होगा। और शियर फोर्स एंड्स पर सबसे ज्यादा होगा। तो क्या मैं Yes, ये sir. नहीं कर सकता कि मैं जो मैंने मेन बार्स प्रोवाइड नीचे कर रखी हैं, मैं उन्हीं को बेंड कर दूं? क्योंकि यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, बहुत कम है। तो मैंने क्या किया है, अगर नीचे मैंने 4 बार प्रोवाइड कर रखी हैं, उनमें से 2 बार को बेंड कर दिया। देख रहा होगा, दो ही बार है मैंने बेंड कर रखी हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर इन Yes. 2 बार्स को मैंने बेंड कर दिया एंड पर, तो उससे क्या होगा कि अगर एंड पर ये क्रैक प्रोपोगेट हो रहा है, सपोज करिए 45 डिग्री पर, एंड पर 45 डिग्री पर क्रैक आते हैं और सेंटर पर क्रैक वर्टिकल होता है। अभी हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंड पर जो क्रैक्स आते हैं वो कितने डिग्री पर होते हैं? 45 डिग्री पर होते हैं। तो अगर 45 डिग्री पर ये क्रैक लग रहा है और मैंने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से एक बार इसके रास्ते में फंसा दी है, तो आपको नहीं लगता कि ये क्रैक आगे बढ़ने से रोकेगा, ये बार रोकेगी इस क्रैक को आगे बढ़ने से? हाँ सर, कुछ हद तक तो रोकेगा। रेजिस्ट करेगा। रजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यही यूज है बेंट अप करेगा। बार का। और बेंट अप बार अगर हम नीचे सारी की सारी बार एज इट इज ही रखते, तो क्या बेंट अप बार की जगह हमें ज्यादा शियर स्ट्रप्स प्रोवाइड करनी पड़ती या नहीं करनी पड़ती? ज्यादा सीरियस ठीक है, तो हमने उतनी ही स्टील का यूज जो है वो अपनी डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर ली है। मेन रीइंफोर्समेंट में डिटेलिंग में भी काम आ गई, क्योंकि जब भी हम मेन रीइंफोर्समेंट डिटेल करते हैं तो किसके हिसाब से करते हैं? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं।
तो मैक्सिमम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से 4 बार आई थी, पर क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हर जगह लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं। जहां लग रहा है वहां हमने चारों बारों, जहां लग रहा है सेंटर पर, वहां हमने चारों बार एज इट इज रखी हैं। लेकिन जहां सपोर्ट्स की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर उतना बेंडिंग मोमेंट नहीं है, उतनी जरूरत ही नहीं है। तो फिर हमने उनमें से 2 बार को जो है वो अपनी शियर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको बेंट अप बार की तरह इस्तेमाल कर लिया है। बात आई समझ में? यस सर समझ। यस सर। हाँ, तो ये जो है, तो क्या यही चीज मैं बोल रहा था, तो क्या बेंट अप बार्स को अकेला प्रोवाइड कर सकते हैं आप? नहीं सर। नहीं, स्ट्रप्स प्रोवाइड करना उसके साथ जरूरी है, ठीक है। तो व्हेन बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड, देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स शियर रेजिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शियर रीइंफोर्समेंट। समझ में आ रहा है? बेंट अप बार्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मींस देयर कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी मोर देन VUS अपॉन 2। बोलिए, ये समझ में आया सेंटेंस? हाँ यस सर समझ गए। तो शियर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार्स इज कैलकुलेटेड एज, वो आपको IS कोड में अगेन पेज नंबर 72 पर जाइए और वहां पर आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, पेज नंबर 73 पर। बोलिए, दे रखा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये आपको फॉर, देखिए वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए भी फॉर्मूला दे रखा है, ए क्लॉज जो ए है, ठीक है, और जो सी क्लॉज है फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप्ड पैरेलल बार्स ऑल बेंट अप बार्स एट द सेम क्रॉस सेक्शन। फॉर्मूला क्या है? 0.87 FY ASV साइन अल्फा। बोलिए, ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। ये फॉर्मूला, और VUS डैश मतलब क्या है? ये बेंट अप बार्स ने इतना शियर रजिस्ट कर लिया। बेंट अप बार्स कुछ ना कुछ तो शियर रजिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। रजिस्ट करेंगे सर। हाँ, तो बचे हुआ शियर फोर्स कितना होगा जो हमें और अभी डिजाइन करना बाकी है वर्टिकल स्ट्रप्स के फॉर्म में? बचा हुआ शियर फोर्स क्या हो जाएगा? VUS माइनस VU अपॉन 2 सर। VUS माइनस VUS डैश। बोलिए। सर उधर फॉर्मूला में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा था, कहाँ है फॉर्मूला में? वो इंक्लाइंड के केस में है, इंक्लाइंड के केस में वो है। इंक्लाइंड स्ट्रप्स और सीरीज ऑफ बार्स बेंट अप एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, दो चीजें हैं। बेंट अप बार्स, एक ही क्रॉस सेक्शन पे सारी बेंट अप बार्स को बेंड कर दो, और अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर अगर उनको बेंड करोगे तो 2 फॉर्मूला है। दोनों दिख रहे होंगे आपको IS कोड में? यस सर, दोनों है। देखिए, ऑल बेंट अप एट द सेम क्रॉस सेक्शन, उसके लिए ये फॉर्मूला है जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। मैं डिजाइनिंग में अगर वो ज्यादा से ज्यादा देगा तो मैं वो बोलेगा कि बेंट अप बार्स के लिए डिजाइन करिए, तो मैं, मेरे लिए सबसे आसान क्या है कि मैं सारी बेंट अप बार्स कहाँ बेंड करूं? एक ही क्रॉस सेक्शन पर। अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर डिजाइन करूंगा तो फिर उनकी पोजीशन और बतानी पड़ेगी। बोलिए। तो मैं, मेरे लिए जो आसान फॉर्मूला है वो कौन सा वाला है? साइन अल्फा वाला। एक ही एंगल, सिंगल साइन अल्फा वाला, एक ही एंगल वाला है ना। तो इसलिए मैंने वो फॉर्मूला आपको ऑप्ट किया हुआ है। अच्छा, मुझे कोई एक बात बताइए, लेट अस सपोज कि मेरा जो शियर फोर्स है वो है 120 किलो न्यूटन, ठीक है, और मटेरियल का अपना जो टाउसी है उसकी वजह से शियर फोर्स रजिस्टर्ड है वो है 20 किलो न्यूटन। तो कितना आया? VUS कितना होगा? 100 किलो न्यूटन। ठीक है, और बेंट अप बार्स जो हैं वो 60 किलो न्यूटन बियर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो VUS कितना हो जाएगा? जो बचा हुआ मेन वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए जो डिजाइन करना होगा वो कितना शियर फोर्स डिजाइन करना होगा? 50 सर, 50 सर। 50, 40 तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं सर। समझ आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कि जो VUS है उसके 50% से ज्यादा बेंट अप बार्स आप नहीं डिजाइन कर सकते।
तो बेशक आपका बेंट अप बार्स की वजह से जो शियर फोर्स रजिस्टर्ड है वो आपका 50-60 आए, लेकिन आप कितना डिजाइन करोगे? 50 के। वर्टिकल स्ट्रप्स बचे हुए कितने के लिए डिजाइन करोगे? 50 के लिए। 40 के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, है ना? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही अगर 40 किलो न्यूटन आता तब, सपोज करिए VU/SDC की वैल्यू 40 आता, VU/SDC की वैल्यू 40 आती, तो फिर हम वर्टिकल स्ट्रप्स कितने के लिए डिजाइन करते हैं? 60 के लिए। तब तो 60 के लिए करते 60, तब 50 के लिए 60 डिजाइन के नहीं लिए। करते, तब 60 के लिए डिजाइन करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो बेंट अप बार्स आर द मेन रीइंफोर्समेंट। अब इसमें देखिए फॉर्मूला में यहाँ 0.87 FY ASB sin अल्फा। अब देखिए ASB क्या है? ASB है एरिया ऑफ बेंट अप बार्स। और अगर बेंट अप बार्स का एरिया की बात करें तो वो कौन सा एरिया होगा? किसका होगा? शियर स्ट्रप्स का एरिया होगा या मेन रीइंफोर्समेंट का एरिया होगा? वो मेन रीइंफोर्समेंट है। तो ऑल बेंट अप बार्स आर द मेन रीइंफोर्समेंट बेंट अप एट सुटेबल एंगल टू एक्ट एज अ शियर रीइंफोर्समेंट, जनरली एट 45 डिग्री। हम 45 डिग्री पर ही बेंड करते हैं, क्योंकि जो क्रैक्स होते हैं सपोर्ट के वो 45 डिग्री पर ही आते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो 45 डिग्री पर ही डिजाइन करते हैं। बोलिए, आई बात समझ में? तो बेंट अप बार्स की लोकेशन के लिए अगर बात करें तो बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड लोकेशंस, ठीक है? और किस लोकेशन पे प्रोवाइड करते हैं? √2a। √2a का मतलब √2JD। जे का मतलब जानते हैं? जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, 1 - 0.42 K/3 नहीं, वो LSM में होता, WSM में होता था। हाँ यस है ना? तो LSM में क्या होता है? 1 - 0.42 K, और K की वैल्यू आप जानते हैं फाइंड करना। तो ये वैल्यू जो है लोकेशन ऑफ बेंट अप बार्स के लिए ये लोकेशन है। और चूंकि हम सारी बेंट अप बार्स एक ही जगह लोकेशन पर ही बेंड करेंगे तो हमें कितनी यही पोजीशन हमेशा शो करनी पड़ेगी। बोलिए। और अगर आप जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे बेंड कर रहे हैं तब फिर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लोकेशन का क्या होगी? √2JD अगेन फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन। यानी अगर सपोर्ट से 900 mm पे मैंने पहली बार बेंट अप की है तो अगली बेंट अप बार सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पे करूंगा? बोलिए। 2JD सर 1800 mm पर, ठीक है? प्रीवियस से √2JD अगेन उतना ही, ठीक है? इतनी बात सब डिटेलिंग समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। हाँ, ये है इंक्लाइंड शियर स्ट्रप्स, ठीक है? तो इंक्लाइंड शियर स्ट्रप्स का मतलब क्या है? वो जो वर्टिकली प्रोवाइड कर रहे थे वो कैसे प्रोवाइड कर दिया आपने? इंक्लाइंड करके सर। इंक्लाइंड कर दी है ना? तो यही जो है बिल्कुल बेंट अप बार की तरह ही एक्ट करेंगे। जैसे बेंट अप बार उसके रास्ते में रुकावट बन जाती थी, इसी तरीके से ये वाली बेंट अप बार बनेगी। बोलिए। यस सर। है ना? तो ये इनके लिए भी फॉर्मूला यही है जो IS कोड में दे रखा है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वाला। बोलिए। हाँ सर। ठीक है। तो ये 3 तरीके के शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइनिंग है जो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? जनरली आपसे वर्टिकल शियर स्ट्रप डिजाइन करवाता है। अगर बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन टिपिकल करेगा तो बेंट अप बार डिजाइन करेगा। तीसरे तक तो कोई पहुंचता भी नहीं है, लेकिन ये 3 तरीके की डिजाइनिंग जो है शियर स्ट्रप्स में वो आपको शियर डिजाइनिंग में पढ़नी है। उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी 3 शियर स्ट्रेस थी, इसी तरीके से 3 तरीके की शियर डिजाइनिंग भी है। कौन कौन सी? वर्टिकल शियर स्ट्रप्स, सेकंड वन वर्टिकल शियर स्ट्रप्स अलोंग विद बेंट अप बार्स, एंड थर्ड इज इंक्लाइंड शियर स्ट्रप्स, ठीक है? तो ये 3 तरीके की डिजाइन है। बोलिए, आज के लेक्चर में ये इतना समझ में आया या नहीं? आगे ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ यस सर। बढ़े क्या? चलो ठीक है। चलो आगे डिजाइन नहीं पढ़ते हैं, डिजाइन में जाएंगे तो थोड़ा लंबा लेंदी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये देख लेते हैं कि जो क्रैक्स की मैं बात कर रहा हूं वो मैं कह रहा हूं सेंटर पे वर्टिकल होते हैं और सपोर्ट पे इंक्लाइन 45 डिग्री 45 डिग्री पर। तो ये कैसे होते हैं इनको एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है?
एक बार स्टडी कर ले। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए इफेक्ट ऑफ शियर और डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन का मतलब वही बोलते हैं कि जो वर्टिकल, जो इंक्लाइन शियर स्ट्रेस सपोर्ट पर क्रिएट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बता स्टडी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसीडर अ बीम ए बी सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड्स एज शोन इन फिगर। देखिए ये डायग्राम देखिए, पहला वाला, ये एक आपने बीम कंसीडर की, दिख रही है? हाँ सर। यस सर। इस पर वर्टिकल लोड लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ शियर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा इनकी वजह से? आएगा सर। आएगा सर। तो हाँ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस बीम will be at mid span and maximum shear force at the supports। बोलिए इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं सर, सर। एग्री हैं। ठीक है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन। इस बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वजह से अलग अलग जगह पर बेंडिंग और शियर स्ट्रेस के कॉम्बिनेशंस भी डेवलप होंगे, होंगे या नहीं? होंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट 1 फ्रॉम द टेंसाइल जोन ऑफ द बीम। देखिए ये मैंने एक ये वाला सेक्शन, ये 1 स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है ये, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा सर। आ रहा है, आ रहा शियर होगा। फोर्स भी आ रहा होगा, आ रहा है सर। शियर फोर्स भी आ रहा, हाँ शियर फोर्स भी आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट 1 की जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इस लोकेशन पर है, फ्रॉम द टेंसाइल जोन। इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस एज वेल एज शियर स्ट्रेस टाउ एज शोन इन फिगर 4.12b। देखिए ये जो बी डायग्राम है, क्या इस एलिमेंट पर दो तरीके की स्ट्रेस नहीं आ रही होंगी? एक तो टेंसाइल स्ट्रेस ये आ रही होगी सिग्मा बेंडिंग, और ये एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी। बोलिए हाँ सर, होगा सर। इस एलिमेंट 1 पर ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, यस सर। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, at the mid span the bending moment is maximum and the shear force is 0। मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट तो मैक्सिमम होता है और शियर फोर्स कितना होता है? 0 होता है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सो द एलिमेंट 2 इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस ओनली। एलिमेंट 2 पर क्या होगा? देखिए 2 नंबर का एलिमेंट कहां पर है? मिड स्पैन पर है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्ट्रेस आ रही होगी? बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका जो क्रैक डेवलप होगा वो वर्टिकल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो यही बात तो मैं कह रहा था कि सेंटर पर जो क्रैक्स हैं वो वर्टिकल होते हैं। बोलिए कंफर्म है? हाँ सर, कंफर्म। ठीक है, यस सर। अभी हम एलिमेंट नंबर 3 की बात करते हैं, और एलिमेंट नंबर 3 कहां पर है? सपोर्ट पर है। सपोर्ट। हाँ, तो सपोर्ट पर जो एलिमेंट नंबर 3 है इस पर कौन सी स्ट्रेस आ रही होगी? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस आएगी क्या? बेंडिंग स्ट्रेस आएगी क्या? नहीं सर, नहीं आएगी। नहीं सर। तो बेंडिंग स्ट्रेस इस पर जो है नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्या आएगी? और शियर स्ट्रेस भी कौन सी होगी? टाउ मैक्स होगी कि नहीं होगी? होगी। यस सर। यस सर, बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा तो टाउ 0 टाउ मैक्स होगी। तो ये बात बताइए, द टेंसाइल, दिस टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, एलिमेंट नंबर 3, element 2 is subjected to maximum bending tensile stress. This tensile stress tries to pull apart the section as shown in figure. Crack is developed in the will be vertical. At the support the bending moment is 0, simple, and shear force is maximum. Thus maximum, the element 3 is subjected to maximum shear stress. Maximum shear stress लग रही होगी। अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रेस की थ्योरी पढ़ी है क्या? बोलिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है उसमें लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन होती है, वो क्या होती है? लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है? अभी तो भूल रहे हैं सर, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर सर। tan 2 theta p is equals to 2 tau xy upon sigma x minus sigma y। ये फॉर्मूला याद है क्या?
मुझे लगता है मैंने डिराइव करवाया हुआ है आप लोगों को। हाँ Yes, सर sir, आप थर्ड करवाएं। ठीक है, तो 2 tau xy इज इक्वल टू वो tan 2 थीटा p इज इक्वल टू 2 tau xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। अभी सिग्मा x लग रहा है क्या? नहीं। नहीं। सिग्मा y लग रहा है क्या एलिमेंट नंबर 3 पर? नहीं। तो नीचे का डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और tan 2 थीटा p का वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? tan 2 थीटा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। इन्फिनिटी। यस सर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगी 2 tau xy अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू की नहीं हो जाएगी? और इन्फिनिटी 10 में किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का सर। 90 डिग्री की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा पी की वैल्यू कितनी होगी इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन? 45 डिग्री। 45 डिग्री। और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जिस पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही होती है। होता है या नहीं? हाँ सर। यस सर। तो क्रैक का एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। यही चीज बोली है कि सपोर्ट्स पर 45 डिग्री एंगल होगा क्रैक्स का, और सेंटर पर कितना कैसा क्रैक होगा? 90 डिग्री वर्टिकल क्रैक होगा। तो यही चीज नीचे लिखी हुई है, द क्रैक पैटर्न फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज शोन इन फिगर। इसको क्रैक एनवेलप भी बोलते हैं। एनवेलप मतलब पूरा कॉम्बिनेशन उन्हीं क्रैक्स का। तो देखिए सपोर्ट का क्रैक, सेंटर का क्रैक कैसा है? वर्टिकल डायरेक्शन का, और इससे थोड़ा थोड़ा एंगल बनना शुरू हुआ, और लास्ट में यहां पर एंगल कितना होगा? 45 डिग्री क्रैक। देखिए जो लास्ट के क्रैक हैं वो क्या कहलाएंगे? डायगोनल टेंशन क्रैक। डायगोनल टेंशन क्रैक ये इन्हें बोलेंगे लास्ट वालों को, ठीक है। और ये वाला जो क्रैक है ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल शियर क्रैक। फ्लेक्चर क्रैक। फ्लेक्चर क्रैक इसलिए क्योंकि सिर्फ बेंडिंग की वजह से डेवलप हो रहा है ये। इस यहां पर शियर फोर्स 0 था, कोई शियर स्ट्रेस नहीं थी। और जो इनके इंटरमीडिएट क्रैक्स हैं वो क्या कहलाएंगे? फ्लेक्चर शियर है ना। तो 3 पॉइंट नीचे आप, हाँ तीनों पॉइंट नीचे आपके लिखे हुए हैं। एट और नियर द मिड स्पैन द क्रैक्स विल बी वर्टिकल, और वो क्रैक कैसे कहलाएंगे? फ्लेक्चर क्रैक्स ड्यू टू बेंडिंग अलोन। सेकेंड वन इज एट और नियर द सपोर्ट्स द क्रैक्स आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, शियर और डायगोनल टेंशन क्रैक्स कहलाएंगे। एंड थर्ड वन इज in between the supports and midspan the cracks inclination vary from 45 degree to 90 degree gradually, flexure shear cracks ये कहलाएंगे। बताइए समझ में आया? यस सर, समझ में। तो आज के लेक्चर में यहां तक कोई प्रॉब्लम है जितना पढ़ाया उसमें? तो बताइए कोई। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।